हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लोग अपना प्रैक्टिस लगाते हैं। एलटी ग्रेड के लिए देखिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61 देखते हैं। वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम से लिखिए। तो वस्त्र निर्माण की अवस्थाएं क्या क्या होती है? देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, कॉर्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पाइनिंग। तो देखिए क्या है कॉर्डिंग, पचवा ही देखिए, दो तो निकल गया, पचवा पचा इसमें पहले भी इन दोनों में से एक हो। कॉर्डिंग के बाद कॉम्बिंग आता है ना दूसरा, तो इसमें दूसरा है तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन क्या है? विकेंद्रित अन्योन्य क्रिया सामान्यतः इसे उभारती है। विकेंद्रित अन्योन्य क्रिया सामान्यतः इसे उभारती है। किसे उभारती है? आंखों को मिलाना, शारीरिक निकटता, गंध, ध्वनि। तो किसको निखारती है बताइए, क्या होगा? देखिए विकेंद्रित अन्योन्य क्रिया सामान्यतः आंखों का मिलना, आई कांटेक्ट को उभारती। किसको? आई कांटेक्ट, आंखों का मिलना। अगला क्वेश्चन 63, किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजीकरण के उत्पाद को अभिदृष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। देखिए इतना हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस ये देखिए समग्र जहाँ पे होगा वो किसका कथन है? समग्र। 63 किसका है? सी, मैकाइवर का। ठीक है, किसका कथन है? मैकाइवर का। अगला क्वेश्चन 64 में क्या है? डॉट डॉट बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करना क्या है? बताइए क्या है? खाना नहीं होगा, चिल्लाना भी नहीं होगा, अनुपूरक लेना नहीं होगा, खेल होगा। क्या होगा? खेल। अगला क्वेश्चन 65 है, बच्चे सांकेतिक खेल में व्यस्त रहते हैं जिससे वे ये मानते हैं कि एक वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारे जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह डॉट डॉट की आयु में होता है या किस आयु में होता है बताइए? वस्तु कोई वस्तु है, उसमें वो सारे जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह किस आयु में होता है? क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। ये होता है 3 से 4 उम्र की अवस्था में। अगला क्वेश्चन 66, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना है। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना है। क्या प्रकट करना है? अधिगम की उन्नति एवं गति को, भूलने की गति को, धारण या स्मृति की गति को, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। अधिगम के वक्र में हम अधिगम की उन्नति एवं गति को भी प्रकट करते हैं, भूलने की गति को भी प्रकट करते हैं, स्मृति की गति को भी क्या करते? प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। व्यक्तिगत परीक्षण का क्या प्रकार है? आर्मी अल्फा परीक्षण, क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, वेस्लर बेलेव्यू परीक्षण। तो क्या है 67? इसमें सही आंसर जाएगा डी, वेस्लर बेलेव्यू परीक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, क्या है? 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? 2 वर्ष के बालक में कितने शब्दकोश हो सकते हैं बताइए? 250, 500, 1000 या फिर 2000। तो जो 2 वर्षीय बालक होता है उसमें 250 शब्द के शब्दकोश में होते हैं बालकों के। ज्यादा से ज्यादा 250 वर्ड बोल पाते हैं। पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं। पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 69, तो इसे कहेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में क्या होती है? परेशानी आती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं तो कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते, तो उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। क्या होगा? बी सही है। अगला क्वेश्चन मूल संवेग है। मूल संवेग क्या है? खुशी, गुस्सा, गर्व, दुख, शर्म, ग्लानि या फिर ग्लानि, ईर्ष्या। तो ये सब क्या है देखिए बताइए?
ये खुशी और गुस्सा ही तो हमारे मूल संवेग है ना। स्टार में ग्लानि तो बाद में आता है, गर्व दुख ये भी बाद में आता है, ग्लानि ईर्ष्या भी बाद। देखिए बाल्यावस्था में सब, शैशवावस्था में सारे संवेग नहीं होते ना। कौन से संवेग होते हैं? दो संवेग होते हैं। कौन कौन से? खुशी और गुस्सा। अगला क्वेश्चन 71, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ क्या है? वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह संतृप्त और भूखा नहीं है, वह गीला है, उसे ठंड लग रही। देखिए अगर बच्चा मुंह से भोजन निकाल रहा है तो ये क्या प्रकट करता है कि बच्चे को भूख नहीं लगी है, उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 में क्या है? पिंसर ग्राफ्स इस उम्र के आसपास विकसित होता है। पिंसर ग्राफ्स कब विकसित होता है? 9 से 12 माह में। ठीक है, कब? 9 से 12 माह में पिंसर ग्राफ्स क्या होता है? विकसित होता है। जन्म के बाद से शिशु का निरंतर विकास होता है। बच्चों के विकास के साथ विभिन्न विकास, जिसे बच्चों के विकास के साथ ही सारे विकास भी होते हैं। इसी में से एक होता है पिंसर ग्राफ्स। पिंसर ग्राफ्स क्या है? ये है एक बेसिक फाइन मोटर स्किल है। इसमें बच्चों की हाथों और उंगलियों की छोटी मसल शामिल है। मतलब बच्चों की हाथों की उंगलियों की छोटी मसल शामिल है, जिससे वो चीजों को पकड़ सकते हैं और अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हाथों की गतिविधियां करने में आसानी होती है और इससे मसल्स को भी क्या मिलती है? मजबूती मिलती है, ताकि बच्चे अपने रोजाना के कार्यों को आसानी से कर सके। इसे ही पिंसर ग्रैप्स, हाथ के अंगूठे और पहली उंगली, हाथ की जो अंगूठा और पहली उंगली के बीच किसी चीज को पकड़ने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, हाथ के अंगूठे, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पिंसर ग्राफ्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है पिंसर ग्राफ्स? हाथ के अंगूठे और जो उंगली होती है उसकी जो हमारा होता है इंडेक्स यानी कि तर्जनी जिसको कहते हैं, इन दोनों से पकड़ने की क्षमता ही क्या होती है? पिंसर ग्राफ्स। अगला क्वेश्चन 73 क्या है? दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता क्या होती है? सामाजिक विकास, गत्यात्मक विकास, भावात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 73? इसमें होगा हमारा सामाजिक विकास। ठीक है, दूसरों के अनुसार व्यवहार ढालने की क्षमता सामाजिक विकास होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता डॉट डॉट उम्र के मध्य होती है। तो मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र में होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 74 क्या आंसर जाएगा? तो इसमें होगा 6 से 8 वर्ष में। 6 से 8 वर्ष में मस्तिष्क की परिपक्वता की उम्र होती है। ठीक है, 6 से 8 वर्ष में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन 75 सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। सिलाई के धागे का गुण कैसा होना चाहिए? इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिबिलिटी, गुड अपीयरिंग। तो क्या होना चाहिए 75? बताइए। हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जिससे क्या हो? धागे टूटे ना। ठीक है, इससे जब इसमें हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा तो जब घर्षण के समय धागे टूटेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है 76 सहरुग्ण का मतलब होता है। सहरुग्ण का क्या मतलब होता है? एक संज्ञानात्मक क्षति जीवन काल को छोटा कर सकती है, एक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है। रोगों या चिकित्सा की स्थिति की अनुपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है, उसे सहरुग्ण कहते हैं। ठीक है, सादगी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सादगी का सिद्धांत किससे संबंधित बताइए? अधिक वस्तु को जमा करना, अनावश्यक तत्वों को हटाकर साफ सुथरा डिजाइन बनाना, केवल महंगे सामान का प्रयोग करना, दीवारों को रंगीन बनाना। तो क्या है? अनावश्यक तत्वों को हटाकर साफ सुथरा डिजाइन बनाना, ये सादगी का क्या है? सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है 78, तो 78 क्या है? मिलावट कहते हैं। मिलावट किसे कहते हैं? भारी वस्तुओं को भोजन में मिलाना। जी हाँ, ये भी मिलावट है। भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना।
इसको भी मिलावट के अंतर्गत रखते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचना, इसको भी मिलावट के अंतर्गत रखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 79 क्या है? जब कोई दो अविश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित कर दिए जाते तो बनता है, क्या बनता है? जब दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित कर दिए जाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है इमल्सन। ठीक है, इमल्सन बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। आप लोगों को पता है इमल्सन क्या है? इमल्सन को पायस भी कहते हैं। ठीक है, इसको पायस भी कहते हैं। ओके, दूध और क्रीम को फेंटने पर, मक्खन और मार्परीन को फेंटने पर, ठीक है, ये सब क्या होता है? ये इमल्सन ही होते हैं। अगला, निम्न में प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड किसमें पाए जाते हैं? पल्म कर्नेल तेल में, नारियल तेल में, दुग्ध वसा में, या सभी विकल्प सही है? तो मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड किसमें होते? प्राकृतिक मीडियम। क्या पूछा है? प्राकृतिक मीडियम। तो प्राकृतिक मीडियम क्या है बताइए? प्राकृतिक मीडियम हमारा क्या है? तो इसमें सभी विकल्प सही है। देखिए, पल्म कर्नेल तेल, नारियल तेल, दुग्ध वसा, सभी के सभी प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? इंग्लिश फिल्टर, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। तो क्या है इंग्लिश फिल्टर? इंग्लिश फिल्टर क्या है? तो इंग्लिश फिल्टर हमारा क्या है? स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है। अगला है स्वविनियोजक क्या है? इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। उन्हें भोजन को स्थिर रखने के लिए जोड़ा जाता है। ये भोजन को ऑक्सीकृत करते हैं। 82 क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बी। ये तांबा, लोहा और आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, स्वविनियोजक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन D3 को कोलकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोलकैल्सिफेरॉल। अब विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है। 84 रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन। रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन क्या है? तो विटामिन के। सभी को पता होगा ना, रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन विटामिन के है। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी डैम तथा स्कॉन हेडर ने। अगला क्वेश्चन, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, VLDL, HDL या फिर काइलोमाइक्रॉन। तो किसे कहते हैं हानिकारक कोलेस्ट्रॉल? 85 बताइए। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे क्या कहेंगे? हानिकारक कोलेस्ट्रॉल। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? जैविक गुणवत्ता किसकी क्या मापने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो सभी को पता होगा क्या किया जाता है? प्रोटीन। बताइए क्या सही है? जैविक गुणवत्ता, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापन के लिए किया जाता है? तो सभी को पता है कि प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्ट, सेल्यूलोज। तो क्या है मोनोसैकेराइड? 87। तो मोनोसैकेराइड हमारा क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या है? मोनोसैकेराइड। अगला क्वेश्चन 88। पोषण विज्ञान के जनक हैं। पोषण विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइजर, पेंटकोफर, अर्थवाटर या फिर वो। तो पोषण विज्ञान के जनक लेवाइजर हैं। क्वेश्चन नंबर 89। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश को वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान प्राप्त है? 89 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ए, नाइजीरिया को। ठीक है। 90 क्वेश्चन, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? मकान की संरचना, मकान का स्थान, ए तथा बी दोनों। तो क्या सही जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा मकान की संरचना। गृह सज्जा को, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष मकान की संरचना प्रभावित करेगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 91 सर्वाधिक कठोर पत्थर है, बालू पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। तो क्या है 91 का सही आंसर? तो जो ग्रेनाइट है ये क्या है? सर्वाधिक कठोर पत्थर है। अगला क्वेश्चन 92 आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है, आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? अनुरूपता तथा अनुपात, संतुलन, लय एवं बल, उपयुक्त सभी। तो क्या है 92 का सही आंसर क्या जाएगा? बताइए। उपयुक्त सभी जाए, क्योंकि अनुरूपता, अनुपात, लय, बल, संतुलन सभी के सभी आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है। 93 व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व किसमें झलकता है? चित्रों के चुनाव से, कीमती सामान से, घर की साज सज्जा से, या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर क्या जाएगा? तो सही आंसर जाएगा बी, घर की साज सज्जा से। 94 निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बताइए। बताइए 94 का सही आंसर प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन 95 गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? गृह विज्ञान व सेवा का क्षेत्र किससे संबंधित है? पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से, महिलाओं को सशक्त बनाने से, महिलाओं तथा बच्चों को सशक्त बनाने से, समाज को समर्थ बनाने से। तो 95 का सही आंसर है पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से। अगला क्वेश्चन है 96। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसके लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण है? तो गृह विज्ञान का अध्ययन किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यालय छात्रों के लिए, बाजार के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए। तो बताइए क्या सही आंसर जाएगा? समाज के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 97 क्योंकि गृहिणी ही क्या होती है? घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, उपरोक्त तो सभी। तो 97 का सही आंसर क्या जाएगा? तो सही आंसर जाएगा उपरोक्त तो सभी। इसको डोमेस्टिक साइंस भी कहते हैं, हाउस होल्ड साइंस भी कहते हैं, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 98 जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो यह कहलाती है कच्ची अस्थिभंग, विषम अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी, बहुखंड अस्थिभंग। ठीक है, बहुखंड अस्थिभंग कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन 99 एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे क्या कहेंगे? 99 का सही आंसर क्या जाएगा? देखिए पलटन प्रभाव, इसको क्या कहेंगे? पलटन प्रभाव, कोहार्ट जिसे कहते हैं कि एक समय पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, तो इसको पलटन प्रभाव या फिर क्या कहेंगे? कोहार्ट। विरासत में मिली हुई आय क्या है? विरासत में मिली हुई आय क्या कहते हैं इसे? नियमित आय, प्रत्यक्ष आय, नियमित आय फिर अप्रत्यक्ष आय। बताइए सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सी, प्रत्यक्ष आय कहेंगे। जो विरासत में मिले उसको प्रत्यक्ष आय कहेंगे ना। 101 का क्या है सही आंसर? देखिए संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के मध्य में, साल के शुरुआत में। तो संतुलन तालिका कब बनाई जाती है? तो संतुलन तालिका बनाई जाती है साल के अंत में। अनिवार्य बचत का उदाहरण है, अनिवार्य बचत का क्या उदाहरण है? सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जन भविष्य निधि। तो अनिवार्य बचत का क्या उद्देश्य है? बताइए। बताइए अनिवार्य बचत क्या है? भविष्य निधि योजना। ठीक है, जन भविष्य निधि योजना है क्या है? अनिवार्य बचत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो क्या जीवन बीमा विनियोग है, अल्पकालीन विनियोग है, दीर्घकालीन विनियोग भी होता है, लेकिन बटुआ ये क्या है? विनियोग नहीं है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प सर्वोत्तम है। तो घरेलू बचत के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? बैंक, डाकघर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? तो इसमें क्या जाएगा? सी ऑप्शन, दोनों, बैंक और डाकघर दोनों है। अगला क्वेश्चन प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? बताइए यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ए रेड्डी का कथन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी हम किसे कहते हैं? बताइए। प्रसार कार्यकर्ता को, प्रबंधक को नहीं, नेता को नहीं, न विशेषज्ञ को। जो कार्यकर्ता होता है उसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गाँव में नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या नियुक्त किए जाते हैं? क्या नियुक्त किए जाते हैं? हेल्थ गाइड ना, तो इसे कहेंगे हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 15 जनवरी 1960। तो सामुदायिक विकास योजना
कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है? दूरसंचार विभाग द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रसार भारती निगम द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है बताइए? बताइए क्या इसका सही आंसर क्या जाएगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो बताइए क्या होगा? तो इसमें सही आंसर जाएगा प्रदर्शनी। इसके द्वारा व्यक्ति सर्वोत्तम सभी अच्छे प्रकार से सीख सकता है। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि क्या है? दृश्य श्रव्य साधन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, उपरोक्त सभी। तो जनसंपर्क विधि क्या है बताइए? जनसंपर्क विधि क्या है? तो जनसंपर्क विधि क्या है? सभी, सोशल मीडिया भी, दृश्य साधन भी, इंटरनेट भी। सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या फिर अधोगामी? तो क्या इसका सही आंसर जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा क्षैतिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी में सम्मिलित है? तो आईसीटी में क्या सम्मिलित है? इंटरनेट, ईमेल, शैक्षिक दूरदर्शन या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डॉट डॉट में किया गया। तो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा प्रसार शिक्षा। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण एक डॉट डॉट विधि है। तो प्रसार शिक्षण किसकी विधि है? प्रसार शिक्षण किसकी विधि है? व्यवहारिक शिक्षण की। प्रसार शिक्षण व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दृष्टिकोण में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, कार्यदक्षता में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा पद्धति में विशेष महत्व है? किसका महत्व है? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जाएगा नमनीयता का। अगला लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे कैसे अमीनो अम्ल होते हैं? तो आवश्यक होंगे ना, जो हमारे शरीर में नहीं बन रहा उसको लेना आवश्यक, इसलिए उसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। तो ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा और देखिएगा। ठीक है, तो आज के सीरीज में इतना ही। अब कल हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड लेके आएंगे, उसमें भी 120 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अपनी इसको देखते हुए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए और पेपर के लिए तैयार होइए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का सीरीज यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमारी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।